बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम उनको शॉर्टली इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो के, उसमें उनका इंट्रोडक्शन है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, a little discussion about nomenclature and their structure, somehow physical properties and acidity will also be discussed. So let's come on to the point. अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम ऑर्गेनिक क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के हवाले से देखें, जो आपका बैकग्राउंड है, तो आप कार्बोनाइल कार्बन से वाकिफ़ होंगे। ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको हम कार्बोनाइल कार्बन का जिक्र करते हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, क्योंकि कार्बन आपको पता है इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स। तो इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो वो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम उनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नाम देते हैं। सो अगर आपकी कार्बोनाइल कार्बन अटैच हो विद एन अल्काइल ग्रुप और एन एराइल ग्रुप, तो हम जनरली उसको क्या नाम देते हैं? एसाइल ग्रुप का नाम देते हैं। सो एसाइल ग्रुप जिन जिन क्लास ऑफ कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होता है, उनको हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर आप इनके स्ट्रक्चर के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो कि फ्री है, क्योंकि एसाइल ग्रुप होने के लिए इस कार्बोनाइल कार्बन का अल्काइल से या एराइल से लिंक होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि इस कार्बन के पास अब एक वैकेंसी है, यानी कि ये दूसरे ग्रुप से अटैच हो जाता है। अब एसाइल ग्रुप अगर अटैच हो एक ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जो कि रिप्लेस किया जा सकता हो बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल या अनदर ग्रुप, तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, जिसको हम एसाइल कार्बन का नाम दे रहे हैं, एसाइल कार्बन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है एक तरफ से, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नो डाउट इट इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन अगर हम इसको समहाउ एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम इसे एसाइल ग्रुप के ऊपर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो OH है, उसमें H को हमने रिप्लेस कर दिया विद एन अनदर अल्काइल, तो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है इसको हम एस्टर का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर हम 2 समझ लें कि आपके एसाइल ग्रुप को थ्रू ऑक्सीजन ज्वाइन कर दें, तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम एसिड एनहाइड्राइड का नाम देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं, एमाइड्स भी हो सकते हैं। अब एमाइड्स में NH2 भी हो सकता है, NHR भी हो सकता है, NR2, यानी कि अमाइड प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी हो सकता है। सिमिलरली आपने एसिड हैलाइड के हवाले से सुना होगा, तो एसाइल क्लोराइड या एसाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे हमने क्या किया, एसाइल जो आपकी कार्बन है उसको अटैच कर दिया विद क्लोरीन, तो उसको एसाइल क्लोराइड का नाम दे दिया। अगर हमने ब्रोमीन के साथ अटैच कर दिया तो ब्रोमाइड का नाम दिया। ओवरऑल इनको हम एसिड हैलाइड्स या एसाइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। तो अब अगर यहाँ तक हम थोड़ा सा इसको समराइज करें, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल कार्बन है। इफ़ कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच टू एन अल्काइल और एराइल ग्रुप, हम इसको क्या नाम देते हैं? एसाइल ग्रुप का। और एसाइल ग्रुप जिन क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है, अगर एसाइल ग्रुप किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच है जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मेन क्लास, और फिर उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देख ली। जो दूसरी क्लास है, दैट इज एसाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। ये क्लास भी आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कराए होंगे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इनको हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें कि ये जो आपकी एसाइल कार्बन है, इट इज़ अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम, इसको हम एल्डिहाइड्स कहेंगे। अगर ये अटैच हो विद अनदर अल्काइल ग्रुप, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? कीटोन का। अब बोथ हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप आर नॉट लिविंग ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। सो इस क्लास ये अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है उस क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स की जिसके अंदर एसाइल ग्रुप अटैच होता है ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता बाय अनदर ग्रुप।
सो ये एक जनरल पिक्चर आपके सामने बन गई है और कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ क्लास ऑफ कंपाउंड आप उसको आसानी से अप्रोच करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोनाइल गोइंग थ्रू एसाइल ग्रुप एंड देन categorizing this acyl group on the basis of the attachment with the group which can or cannot be replaced by another group. अब इस पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड में जो आज का लेक्चर है वो फोकस है ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउडेड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये आपको ब्रॉडली मिलते हैं नेचर के अंदर, आपको ब्रॉडली मिलते हैं आपके जो ड्रग्स हैं. अब कॉमनली आप यूज़ कर रहे हैं घरों के, मतलब कॉमनली पोस्टॉन यूज़ कर रहे हैं, नेप्रोक्सिन यूज़ कर रहे हैं, एस्पिरिन यूज़ कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं. सो एसिटिक एसिड घरों में किचन के अंदर भी आपके मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ अ विनेगर. इट हैज़ बीन नोन फॉर मोर देन 100 ऑफ ईयर्स. ठीक है ना. तो सेंचुरी से हम इसको जानते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद होता है. अब ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे जो कोट की गई है, दीज आर पावरफुल रेगुलेटर फॉर न्यूमरस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. अब यहाँ PGE की एग्जांपल कोट की गई है जिसके अंदर यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आ रहा है. इट इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ PGE1 लोअर्स ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली. तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है. सिमिलरली एस्पिरिन, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, ये एज अ ड्रग आप डिस्प्रिन यूज़ करते हैं जो कि इसका सोडियम सॉल्ट है. तो ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है. तो यहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है. सो जितनी भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उन सब के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप एक कॉमन उनका जो करेक्टरिस्टिक्स के तौर पे जाना जाता है. सो नो डाउट इस ग्रुप की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल एक्टिव या मेडिसिनल कंपाउंड्स के हवाले से कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ग्रुप. और आपको जो है, चाहे आप सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाएँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएँ, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बड़े ही न्यूमरस अमाउंट में मिलते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए मिलते हैं. नॉमेनक्लेचर के हवाले से बात करें, ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड आल्दो आईयूपीएक सिस्टम अप्लाइड हो चुका है पूरे का पूरा, बट स्टिल जो है आईयूपीएक के अंदर इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको कॉमन नेम के साथ जाना जाता है. सो सिस्टमेटिक नेम जो है, अगर हमने सिस्टमेटिक नेम की बात करनी है, अब कॉमन नेम्स के हवाले से डिस्कशन आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे जनाब के. सपोज फार्मिक एसिड है तो फार्मेशिया या एंड से उसकी डिस्टिलेशन से लिया जाता है. एसिटिक एसिड विनेगर से रिलेटेड है. सो एंड सो ऑन, बहुत सारी और आपने इसके सोर्सेज के हवाले से इनके कॉमन नेम पढ़ेंगे, तो उस डिस्कशन में हम नहीं जाते. हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे जस्ट कोट करेंगे ताकि इस वीडियो को क्या रखा जाए, ब्रीफ रखा जा सके. तो सिस्टमेटिक नेम अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को देना हो तो इट इज़ वेरी सिंपल, अल्केन के ऊपर बेस करता है. तो अल्केन के अंदर हम क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन दैट इंक्लूड्स द कार्बोक्साइल ग्रुप. तो कार्बोक्साइल ग्रुप को मतलब इंक्लूड करके आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट कर लेने हैं. एंड देन रिप्लेस द ई एंडिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बाय OIC एसिड, यानी कि ओइक एसिड. ये एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल सिंगल कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कॉमनली फार्मिक एसिड के नाम से जानते हैं. तो अगर हमने इसका सिस्टमेटिक नेम देना हो तो जारी बात है, एक कार्बन है तो इसका मतलब मीथेन है, तो मीथेन का ई ख़त्म करेंगे और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, OIC एसिड. तो ये बन जाएगा मेथानोइक एसिड. सिमिलरली इथेन, 2 कार्बन वाली जो अल्केन है उसको इथेन कहते हैं, तो उससे निकलेगा एथेनोइक एसिड. कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटिक एसिड. जो रेड से यहाँ पे लिखे गए हैं वो कॉमन नेम है और ब्लू से जो है वो सिस्टमेटिक नेम है. सिमिलरली 3 कार्बन कंटेनिंग जो अल्केन है उसको हम प्रोपेन का नाम देते हैं. सो प्रोपानोइक एसिड होगा इसका सिस्टमेटिक नेम. जो कॉमन नेम है दैट इज़ प्रोपियोनिक एसिड. सिमिलरली अगर 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हम ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे फ्रॉम ब्यूटेन, और इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज़ ब्यूटारिक एसिड. अब एक चीज़ जहन में रहे कि जब सिस्टमेटिक नेम देते हैं तो चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं. तो वहाँ पे हम नंबरिंग जो है वो हमेशा कार्बोक्साइल कार्बन से शुरू करते हैं
और इसको 1 2 3 4 5 6 जिस तरह नंबरिंग देते हैं IUPAC सिस्टम में वैसे ही देते हैं। लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें तो कॉमनली इसको जो नंबरिंग दी जाती है वो 1 2 3 नहीं दी जाती, बल्कि जो कार्बोक्सिल कार्बन है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि उसके जो कार्बोनाइल कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम है उसको अल्फ़ा कार्बन का नाम दिया जाता है, और फिर उससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा, फिर डेल्टा गैमा, 3 कार्बन को गैमा कहेंगे, और फिर 4th कार्बन को डेल्टा का नाम देंगे, और फिर एप्सिलॉन का नाम देंगे। सो इस तरह हम बजाय 1 2 3 4 5 6 गिनने के तो यहाँ पे हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा और एप्सिलॉन एंड सो ऑन जो माल करेंगे कॉमनली अगर हमने नेम देना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली 1 2 3 4 ब्यूटेन से ड्राइव्ड एसिड है जिसको हम ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि 1 2 कार्बन के ऊपर मौजूद है, तो हम सिस्टमेटिकली इसको 2 मिथॉक्सी, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है तो 2 मिथॉक्सी ब्यूटानोइक एसिड का नाम देते हैं। लेकिन अगर हमने इसको कॉमन नेम देना होगा तो ये कॉमनली 4 कार्बन वाले को ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा मिथॉक्सी ब्यूटारिक एसिड। 2 मिथॉक्सी ब्यूटारिक एसिड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन पे ब्रोमो है तो इट इज़ 3 ब्रोमो, 5 कार्बन वाले को पेंटेन से पेंटानोइक एसिड का नाम देंगे। तो ये अगर कॉमनली हम 5 कार्बन वाला जो एसिड है उसको वुलैरिक एसिड का नाम देते हैं। सो चूँकि यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है तीसरे कार्बन के ऊपर, लेकिन जब हम कॉमन सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये अल्फ़ा कार्बन है और ये वाली जिस पे ब्रोमो लगा हुआ है दैट इज़ बीटा कार्बन, तो इट इज़ बीटा ब्रोमो वुलैरिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गैमा के ऊपर क्लोरो ग्रुप अटैच है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 6 हैं, तो इट इज़ गैमा क्लोरो कैप्रोइक एसिड। ठीक है ना। सिस्टमेटिकली ये 1 2 3 4 कार्बन के ऊपर है, दैट इज़ वाई इट इज़ 4 क्लोरो हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको नोमेनक्लेचर के हवाले से नाम दे सकते हैं। एक जनरल मतलब डिस्कशन थी और ब्रीफ ओवरव्यू था जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की हवाले से डिस्कशन करें। ये आपकी सहूलत के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं जो नॉर्मली हम इनकाउंटर करते हैं उनके कॉमन नेम और सिस्टमैटिक नेम शो किए गए हैं। चलिए स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो आपके पास एसाइल कार्बन जो है उसमें कार्बन जो है दैट इज़ डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो sp2 का मतलब इसके पास इट हैज़ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब 3 जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं अब ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ बनाया होगा इसने या एराइल जो भी ग्रुप है, दूसरी तरफ इसने ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और तीसरी तरफ वाई जो है वो डिपेंडिंग अपॉन दी कार्बोक्सिलिक एसिड या इसके डेरिवेटिव कोई भी हो सकता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और अगर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि क्लोरो है तो एसिड हेलाइड हो जाएगा, NH2 है तो ये अमाइड हो जाएगा एंड सो ऑन। सो जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब कार्बन के पास एक p एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली ऑक्सीजन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया तो उसके पास एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकली फार्मिक एसिड की एग्जांपल से कुछ बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एंगल डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पे ये जो जनरल आपने याद रखना है, चूँकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन और ये वाई तीनों एक प्लेन में होंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री का होगा। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब यह है कि ये जो जैसे जैसे वाई ग्रुप चेंज होता जाएगा या जो डेरिवेटिव चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन के कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है या कार्बन किसी और अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। अब यहाँ पे अगर हमने जो एग्जांपल लिया है वो फार्मिक एसिड की ली है, तो फार्मिक एसिड के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ 120 पिकोमीटर है। सिमिलरली जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है वो 134 पिकोमीटर है। तो ये एविडेंस है जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो शो होता है कि उसकी बॉन्ड लेंथ दूसरे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से क्या है, कंपैरेटिवली शॉर्ट है। सिमिलरली बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन कार्बन जो हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड ओ, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 124 डिग्री। सिमिलरली हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो 111 डिग्री है, और जो ऑक्सीजन ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाली ऑक्सीजन है दैट इज़ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन, इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 125 डिग्री है। तो इसलिए हम जनरली जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री कहते हैं। ये बॉन्ड एंगल जो है वो ऑन डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सिमिलरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके अंदर चूँकि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस ऑक्सीजन एटम है ये इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, इन कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पे हम रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड को यहाँ मूव करें और इसको यहाँ मूव करें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगर हम सिंपल इस पाई बॉन्ड को इसके ऊपर मूव कर दें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर भी आ सकती है। तो ये 3 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जो हम लिख सकते हैं बाय डीलोकलाइजिंग द कार्बन ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन। तो या फिर आप कार्बन ऑक्सीजन जो लोन पेयर है उसको भी इन्वॉल्व करके एक रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे पहली स्ट्रक्चर जो हमने ड्रा किया है उसमें हम जस्ट पाई बॉन्ड को मूव किया है ऑक्सीजन के ऊपर। डेफिनेटली जब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने इस लोन पेयर को इन्वॉल्व किया है, यहाँ पे मूव किया है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होगा और दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जनरली आपको ये 3 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इनकाउंटर होती हैं व्हेन यू आर स्टडीइंग द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और एसिडिटी को हम डिस्कस करेंगे। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम कंपेयर करें नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जो कंपेरेबल जो इसके मॉलिक्यूल हैं उनकी निस्बत इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हायर होते हैं। दीज आर हायर दैन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन and oxygen containing organic compounds of comparable size and shape। रीज़न अब क्या है कि ये क्यों ज़्यादा होते हैं? रीज़न डेफिनेटली अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इट मीन्स इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देयर इज़ अ यूनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है जो कि नॉर्मली दूसरे ऑक्सीजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विद कंपेरेबल साइज एंड शेप जो है उनके अंदर लैक करती है। अब यहाँ पे ये डाइमर आपने पहले भी इसके हवाले से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 2 जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं उनमें एक वक्त में जो ऑक्सीजन एटम है वो डोनर एटम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, एट द सेम टाइम उसी मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और सिमिलरली जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके केस में भी ऐसे ही है, जो ऑक्सीजन है वो डोनर के तौर पे काम कर रहा है, जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये बेसिकली समझ लें कि ये अगर आप देखें कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है तो ये इस तरह आपस में क्या होते हैं, डाइमराइज हुए होते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये एक यूनिक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके नतीजे के तौर पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर इवन इन गैसियस फेज। अब गैसियस फेज में आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो समझ लें कि नेग्लिजिबली स्मॉल होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो वहाँ पे भी ये चीज़ नोटिस की गई है कि गैसियस फेज में भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो डाइमर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड के अंदर डाइमर्स भी और दूसरी जो फोर्सेस हैं एग्रीगेशन जो है वो भी पॉसिबल होती हैं।
सो अब ये जो यूनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से जो इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हैं, अगर हम इनको सिमिलर मॉलिक्यूलर मास रखने वाले या साइज़ और शेप रखने वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उनकी निस्बत ये क्या होंगे, कंपैरेटिवली हायर होंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। इन एक्वा सोल्यूशन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एसोसिएशन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू वाटर। अब यहाँ पे जब हम इसको वाटर के अंदर डाल देते हैं तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस डाइमर को दूसरे लफ्ज़ों में ब्रेक कर देते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अब इंट्रा मॉलिक्यूलर से इंटर मॉलिक्यूलर हो जाती है, यानी कि बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो जाती है। तो इसी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वो अल्कोहल्स के साथ क्या करती है, सिमिलैरिटी रखती है। द सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ अल्कोहल्स ड्यू टू दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो 4 कार्बन या इससे कम कार्बन्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, दीज आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन लाइक अल्कोहल्स। अल्कोहल के केस में भी हमने 4 से 5 कार्बन वाली अल्कोहल्स को कहा था कि ये सारी की सारी मिसिबल हैं इन ऑल प्रपोर्शन विद वाटर। तो सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं जिनके अंदर 4 कार्बन हो या 4 से कम कार्बन हो, सो ब्यूटानोइक एसिड या उससे कम वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दीज आर मिसिबल इन वाटर विद वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस। एसिडिटी के हवाले से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कंपेयर की थी विद अल्कोहल्स। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें या इसको दूसरे एसिड के साथ कंपेयर करें जिनके अंदर अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड है या दूसरे मिनरल एसिड के साथ कंपेयर करें तो दीज आर कंपैरेटिवली वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप 0.1 मोलर सोल्यूशन एसिटिक एसिड का ले लें वाटर के अंदर तो इट इज़ ओनली 1.3% आयोनाइज्ड, यानी कि इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम है, जो शो करता है कि मिनरल एसिड के कंपैरिजन में अगर हम इसे देखेंगे यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड देखें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें या नाइट्रिक एसिड देखें तो उनकी निस्बत इसकी जो एसिडिटी है वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम इन्हें इन जैसे कंपाउंड के साथ कंपेयर करें, इन जैसे कंपाउंड से मुराद ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है लाइक अल्कोहल्स हैं, तो उनके साथ अगर कंपेयर करें तो ये मोस्ट एसिडिक क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाती है। आर द मोस्ट एसिडिक क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड अल्कोहल। आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर हम इनका देखें इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵, या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो पीके वैल्यू है वो तकरीबन 5 के राउंड अबाउट होती है, जो कि अल्कोहल से काफ़ी हद तक कम है और मेकिंग इट मोर स्ट्रॉन्गर दैन अल्कोहल एंड वाटर। अब यहाँ पे देखें तो ये अल्कोहल के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल हम एथेनॉल लेते हैं जिसके अंदर 2 कार्बन एटम है और एसिटिक एसिड लेते हैं जिसके अंदर 2 कार्बन एटम है, तो दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए जब हमने एसिडिटी को कंपेयर करना है तो हमें जो उसका कॉन्जुगेट बेस है उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना पड़ेगा। तो दोनों के आयनाइजेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल एथेनॉल व्हेन लूजेस अ प्रोटॉन इट मेक्स एथोक्साइड आयन, ये कॉन्जुगेट बेस है। सिमिलरली व्हेन एसिटिक एसिड लूजेस अ प्रोटॉन इट मेक्स एसीटेट आयन, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिटिक एसिड। तो इनकी अगर हम एनर्जी देखें, फॉर एग्जांपल ये एथेनॉल की एनर्जी है और ये आपके जो एथोक्साइड आयन है उसकी एनर्जी है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये डेल्टा जी है, दैट इज़ 91 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी डिफरेंस है। सिमिलरली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एसीटेट आयन एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस देखते हैं दैट इज़ 27 किलो जूल पर मोल। अब एक तरफ दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है 91 किलो जूल पर मोल, और एक तरफ एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना है 27 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड का प्रोटॉन लूज करना कंपैरेटिवली इजी है और एनर्जेटिकली अगर हम देखें, और इन कंपैरिजन के एथेनॉल जो है वो एथोक्साइड के अंदर आए और वहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली क्या है, हायर।
अब अगर हम सिर्फ कॉन्जुगेट बेस को फोकस करें, फॉर एग्जांपल एसीटेट आयन और एथॉक्साइड आयन की एनर्जी कंपेयर करें, तो एथॉक्साइड आयन की एनर्जी और एसीटेट आयन की एनर्जी, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ 64 किलो जूल पर मोल। तो इतना डिफरेंस है एनर्जी का। दूसरे लफ्ज़ों में जो एसीटेट आयन है इट इज़ स्टेबल, मोर स्टेबल बाय 64 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी देन एथॉक्साइड आयन। अब डेफिनेटली अगर एसीटेट आयन स्टेबल है तो उसका बनना भी इजी है कंपैरेटिव टू एथॉक्साइड आयन। इस वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में जो एसिटिक एसिड है स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर वो कंपैरेटिवली क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग होगा देन एथेनॉल। सो अ ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ एसीटेट आयन रिलेटिव टू एथॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, अब ये तो तय हो गया एनर्जेटिकली कि जो आपका एसीटेट आयन है इट इज़ 64 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी मोर स्टेबल है देन एथॉक्साइड आयन। तो क्यों है, तो इसमें दो फैक्टर आप डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ यहाँ एसिडिटी हमने कंपेयर की थी अल्कोहल्स की और कार्बोक्सिलिक एसिड की। आई थिंक रेजोनेंस एनर्जी का टॉपिक था, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी सहूलत के लिए मैंने दोबारा डिस्कस किया है इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो कॉन्जुगेट बेस हैं, हमें पता चल गया है कि जनाब एसीटेट आयन इज़ मोर स्टेबल दैन एथॉक्साइड आयन। अब हमने रीज़न ढूंढनी है कि क्यों। अब सबसे पहली रीज़न क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर आप यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये कार्बोनाइल कार्बन, आपको पता है कि कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है क्योंकि ये आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, पोलराइज्ड है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक प्रोटॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये विड्रॉ होगी टवर्ड्स कार्बन एटम। दूसरे लफ्ज़ों में इट विल बी अट्रैक्टेड बाय carbonyl carbon. So the carbonyl carbon of acetate ion is electron withdrawing, attracts electron away from the negatively charged oxygen. So acetate ion is stabilized. तो इस फैक्टर की वजह से एसीटेट आयन स्टेबलाइज हो जाता है। जबकि एथॉक्साइड के केस में चूँकि ये कार्बन जो है आपके पास इस तरह का कोई रोल नहीं है कि ये डबली बॉन्डेड हो विद ऑक्सीजन के, तो उस केस में ये इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले नहीं करता। जो सेकंड इफेक्ट है दैट इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है कि जो नेगेटिव आयन, जैसे ही एसीटेट आयन बनता है, ये जो नेगेटिव आयन है इट इज़ इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सो ये डीलोकलाइज हो जाता है। अब इसके एक नेगेटिव आयन को इधर मूव करेंगे और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर मूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाती हैं एसीटेट आयन के केस में। अगर आप इसको कलेक्टिवली देखें तो अब अगर ये चार्ज फुल अगर एक नेगेटिव है तो चूँकि दो ऑक्सीजन इसको इक्वली शेयर कर रही हैं तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर समझ लें जो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन का इसके ऊपर आना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम इसे एथॉक्साइड के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो डीलोकलाइजेशन काजेज द नेगेटिव चार्ज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय बोथ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नॉट अवेलेबल टू एथॉक्साइड आयन। एथॉक्साइड आयन के केस में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो सकता, डेफिनेटली यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है जिसके साथ ये इन कॉन्जुगेशन हो। तो ये दो फैक्टर मिलके जो आपका एसीटेट आयन है उसको क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। जब एसीटेट आयन स्टेबलाइज होता है तो जो कॉन्जुगेट कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये एसिडिटी है मुख्तलिफ एसिड्स की आपस में कंपेयर की गई है, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड है। तो एक ट्रेंड है कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो एसिडिटी है कंपैरेटिवली क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो इसको आगे मैंने कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुख्तलिफ एसिड्स को आपस में कंपेयर किया गया। ये एसिटिक एसिड है, ये क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट वाली, जो हमारा टॉपिक था या उसकी जो वीडियो थी। सो वहाँ पे आप इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं। प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो जो क्लोरीन है आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है।
तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरीन एटम अटैच होंगे अल्फ़ा कार्बन के ऊपर, उतना ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से डिस्पर्स हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा। और यही फैक्टर आपको नज़र आता है कि इस कार्बन के ऊपर अगर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो इसकी जो पीके वैल्यू है 0.64 है, जबकि अगर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो पीके वैल्यू 4.76 है। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ 3 क्लोरीन एटम। अब जैसे जैसे क्लोरीन एटम की तादाद कम होगी, वैसे वैसे इसकी एसिडिटी या एसिड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिमिलरली दूसरा फैक्टर हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर करीब होगा जितना जो आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप है उसके, उतना ही उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्लोरो ग्रुप जो है गैमा कार्बन के ऊपर मौजूद है, या अगर आप गिनती करें तो 1 2 3 4 कार्बन के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे जो क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड है उसकी जो पीके वैल्यू 4.52 है। अब हमने क्लोरो को सेकंड कार्बन के ऊपर अगर कॉमनली देखें तो ये बीटा कार्बन है, गिनती के साथ देखें तो ये थर्ड कार्बन है, तो पीके वैल्यू 4.05 होगी। अब जब हमने इसको अल्फा कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच किया है तो इसकी पीके वैल्यू कितनी होगी, 2.86। तो जैसे जैसे क्लोराइड कार्बोक्सिलेट या कार्बोनाइल कार्बन के नज़दीक आ रहा है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जा रहा है, प्रोमिनेंट होता जा रहा है। जितना इंडक्टिव इफेक्ट सिग्निफिकेंट होगा, उतना ही जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगी, पीके वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये दो जो एग्जांपल्स हैं ये एक्सप्लेन करती हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑन दी एसिडिटी ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे लफ्ज़ों में जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, उसको एक्सप्लेन करती है। सिमिलरली अगर हम इन 3 एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली एरोमेटिक एसिड हैं, ये दूसरे लफ्ज़ों में बेंजोइक एसिड हैं। तो ये बेंजोइक एसिड सिंपल है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट ऑन दी बेंजीन रिंग। इन दिस एग्जांपल इट इज़ पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली दिस इज पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, कि बेंजोइक एसिड में जो बेंजीन रिंग है उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एसिडिटी कंपेयर करते हैं तो पीके वैल्यू लेफ्ट टू राइट कम हो रही है, दूसरे लफ्ज़ों में एसिड स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज 3 और दिस इज़ द वीकेस्ट एसिड अमंग 3। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मेथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वाया रेजोनेंस, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर हम इसे कैटेगराइज करते हैं। याद करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर हमने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग देखा था, तो वहाँ पे हमने इस मेथॉक्सी ग्रुप को कैटेगराइज किया था ऑन एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर मौजूद हो बेंजीन रिंग के ऊपर तो जो बेंजोइक एसिड है वो वीक हो जाता है। सिमिलरली अगर हम नाइट्रो ग्रुप को देखें तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है थ्रू द रेजोनेंस एज वेल एज थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमंग दीज 3 एसिड। तो अब यहाँ पे तय पाया एक जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है तो जो बेंजोइक एसिड होगा वो कंपैरेटिवली वीक होगा नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की कंपैरिजन में, और अगर उसके ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद है तो वो अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की निस्बत क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ये ट्रेंड ये टेबल के अंदर इसी ट्रेंड को डिस्कस किया गया है कि जब हम बॉटम टू टॉप मूव करते हैं तो जो एसिड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर रही है। सिमिलरली अगर हम एक्टिवेटिंग पावर देखते हैं तो ये हाइड्रोक्सल एक्टिवेटिंग है, मिथॉक्सी एक्टिवेटिंग है, मिथाइल भी एक्टिवेटिंग है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जो एक्टिवेटिंग ग्रुप की जो एक्टिवेशन पावर है वो कम हो रही है। सिमिलरली जब हम क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कार्बोनाइल, सायानो और नाइट्रो को आपस में कंपेयर करते हैं तो दीज आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और टॉप टू बॉटम डीएक्टिवेशन क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रॉन्गली
एक्टिवेटिंग है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो अगर बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पे मौजूद है इन द प्लेस ऑफ वाई, तो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इट इज़ दी वीकेस्ट एसिड अमंग दीज डेरिवेटिव। सो ये ट्रेंड शो करता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मौजूद होंगे तो वो बेंजोइक एसिड को क्या करेंगे, वीक करेंगे, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर मौजूद होंगे तो वो उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितना ज़्यादा डीएक्टिवेशन पावर ज़्यादा होगी उतनी ही एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये बिल्कुल जो पी के वैल्यू है और या आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू है उससे बिल्कुल आपको जस्टिफाई होता है। सो दीज आर दी 3 बुक्स जो कि मैंने कंसल्ट की हैं इन मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पॉला ब्रूस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय फ्रांसिस ए कैरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जॉन मैकमरे। सो ये 3 बुक्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर रीडिंग, और इन जो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है इनकी टेक्स्ट या डिटेल्स पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।